नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था वायुमंडल के दाब के संदर्भ में। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के माध्यम से और किस इकाई के माध्यम से मापा जाता है। एक्चुअल में वायुमंडलीय दाब किन क्षेत्रों में अधिक होता है और किन क्षेत्रों में कम होता है, इसके संदर्भ में हमने वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को भी पढ़ लिया था। यानी ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। धरातलीय क्षेत्रों के समीप वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ताप और दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या विलोम होते हैं। तापमान बढ़ता है धरातल के समीप तो दाब क्या होता है, घटता है, और दाब बढ़ता है तो तापमान क्या होता है, घटता है। लेकिन ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान भी घटेगा और वायुदाब भी क्या होगा, घटेगा। ये दोनों निर्भर किस पे करते हैं, वायुमंडलीय तत्वों पे। क्योंकि वायुमंडलीय तत्व है ऊंचाई की ओर जाने पर धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते जाते हैं। इसी कारण वायुमंडलीय दाब और ताप दोनों घटते हैं। कल हमने वायुदाब के संदर्भ में वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को तो कंप्लीट देख लिया था कि ऊंचाई की ओर जाने पर 300 मीटर बराबर 34 मिलीबार वायुदाब है वो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ये है वायुदाब है विभिन्न ऊंचाइयों पे परिवर्तित होता रहता है। लगभग 5 किलोमीटर या 5000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो लगभग आधा हो जाएगा, और 10,000 जाएंगे तो लगभग 1/4 हो जाएगा। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब को हम अगर मापते हैं, उच्च स्थानों पे अगर दाब को मापें तो ऊंचे स्थानों पे दाब की गणना करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, माध्य समुद्र तल का जो औसत तापमान दाब है 1013.25 मिलीबार, इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, जिससे वहां का एक्चुअल दाब हमें प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ऊर्ध्वाधर वायुदाब को पढ़ लिया। आज हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण या विश्व वितरण को पढ़ेंगे। इसके लिए देखो, सामान्य सी बात है कि जो हमारी पृथ्वी है अगर स्थिर रहती, हमारी पृथ्वी अगर क्या रहती, स्थिर रहती, तो एक जो कारण है कि जो सूर्य का ताप है हमारे कहाँ, भूमध्य रेखा के समीप में अधिक मिलता है, सीधा मिलता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये किरणें हैं। हमने पढ़ा था क्या, सूर्य का किरणों का नति कोण, उसके आधार पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप है वो बहुत ही कम मिलता है। बात यह है कि अगर पृथ्वी स्थिर रहती तो क्या होता, पृथ्वी स्थिर रहती तो आपके भूमध्य रेखा के समीपवर्ती या निम्न अक्षांशों पे दाब कम होता, क्योंकि ये ताप वाला क्षेत्र है। और आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पे दाब क्या होगा, ज्यादा होता। यहाँ पे दाब क्या होता, ज्यादा, और ताप है कम, और यहाँ पे ताप है ज्यादा और दाब है कम, ये होता। लेकिन केवल दो ही पेटियां होती, एक तो कौन सी, न्यून दाब की, और एक कौन सी, उच्च दाब की। केवल दो ही पेटियां होती अगर पृथ्वी क्या होती, स्थिर होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर हम दाब पेटियों की बात करें, प्रेशर बेल्ट की बात करें, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारे यहाँ पे 7 प्रेशर बेल्ट है। कितनी है, 7 प्रेशर बेल्ट है। और ये 7 प्रेशर बेल्ट हमारे दाब के क्षैतिज वितरण को
क्या करती है, स्पष्ट करती है कि हमारी पृथ्वी पर समस्त प्रदेश जो है वहां पे एक समान दाब नहीं है, एक समान दाब नहीं है। और एक समान दाब नहीं होने का रीजन क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। इसका रीजन क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। तो आपके एक एक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं कि क्षैतिज वितरण है वो हम प्रेशर बेल्ट के माध्यम से देखते हैं। और एक प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वी स्थिर होती, मैं कई बार आपके प्रश्न आता है कि पृथ्वी स्थिर होती तो ताप कैसा होता। तो ताप की बात करें तो पृथ्वी स्थिर होती तो ताप के लिए एक क्षेत्र वो अत्यधिक गर्म होता, एक क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता। दूसरी बात, झुकाव नहीं होता तो क्या होता, पूरी पृथ्वी पर एक समान टेम्परेचर जोन होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्षैतिज वितरण की हम बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन इसको प्रभावित करता है और प्रेशर बेल्टों का निर्माण होता है। अब ये प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं और कितने प्रेशर बेल्ट है जिसके माध्यम से हम दाब को यानी दाब के क्षैतिज वितरण को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर बेल्ट को एक एक करके बनाते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि कितने प्रेशर बेल्ट हैं और ये प्रेशर बेल्ट कैसे बने, यानी दाब पेटियां कैसे बनी। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके नाम विषुवत भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत तो बताइए, क्योंकि यह जो रेखा है इस पे दिन और रात, इसके समीपवर्ती भाग जितने भी हैं उसमें दिन और रात की अवधि क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात, ज्यादा का मतलब है पूरे वर्ष भर एक ही रहती है, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। तो समान ताप मिल रहा है, इस कारण से तापजन्य पेटी है। और दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा है आपने, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और हमने पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान पढ़ा था शरद विषुव, बसंत विषुव, ठीक है। और भूमध्य रेखा है, क्योंकि शरद विषुव में क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, और बसंत विषुव में भी क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। जब मकर संक्रांति होती है तब सूर्य आपकी मकर रेखा पे होता है, अब जब कर्क संक्रांति होती है जब आपके सूर्य कर्क रेखा पे होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधे आ रही है तो अधिक ताप वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा, विषुवत। 0 से आपके 5 डिग्री उत्तरी और आपके 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। आपकी जो ये बेल्ट है ये अधिक ताप वाला है, तापजन्य पेटी है। यहाँ पे हवाएं जो होती है वो हवाएं क्षैतिज रूप से नहीं चलती है, हवाएं क्या है, क्षैतिज रूप से नहीं चलती है, क्योंकि जो भी हवाएं यहाँ पे आके टकराती है वो हवाएं आकर के और गर्म होती है इसको स्पर्श करते ही, और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या करती है, गति करती है। क्या करती है, ऊर्ध्वाधर रूप से गति करती है। तो यहाँ पे हवाओं की शून्यता, हवाओं की शून्यता और ताप की अधिकता, ताप की अधिकता के कारण इस पेटी का नाम है, देखो तापजन्य पेटी है, तापजन्य पेटी। पहली पेटी जो है जिसकी बात कर रहे हैं कौन सी, उष्ण कटिबंधीय सॉरी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। कौन सी पेटी की बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। कैसी है, तापजन्य पेटी है। और इस तापजन्य पेटी में क्या है, ताप की न्यूनता है, इस कारण से हवाएं क्षैतिज रूप से नहीं चलती, हवाएं ऊर्ध्वाधर रूप से चलती है, इस कारण से हवाओं की शून्यता है। तो दाब की क्या है, न्यूनता, और दाब की न्यूनता के कारण इस पेटी को बोलते हैं डोल ड्रम। याद कर लेना, क्या बोलते हैं, डोल ड्रम।
इस पेटी का दूसरा नाम क्या है? डोल ड्रम, जिसमें क्या होता है? हवाएं नहीं चलती है, दाब की क्या होती है? न्यूनता होती है, दाब की क्या होती है? अधिकता होती है। अब इस पेटी में उत्तरी और दक्षिणी भाग से जो हवाएं आती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग से हवाएं आती है। पेटी कहां से कहां तक है? 0 से 5 डिग्री तक है। अब परिवर्तन होगा वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये हवाएं आई उत्तर से, इधर से हवाएं आई दक्षिण से। आपने पिछली किताबों में पढ़ा है, मतलब अपने 10th 9th में पढ़ा है कि जो पवने हैं, अभी आगे जो टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे डिटेल से। पवने हैं वो 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवने कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पूर्वी व्यापारिक पवने, दूसरी होती है आपकी पछुआ पवने, और तीसरी होती है ध्रुवीय पवने। 3 प्रकार की आपकी पवने होती हैं। और प्रेशर बेल्ट जो बनता है वो पवनों के माध्यम से बनता है, इसलिए हमें पवनों को अगले बिंदु में पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर बेल्ट के लिए पवनों को हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि पवनों को जाने बिना हम प्रेशर बेल्ट की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी डायरेक्शन देखो, आप डायरेक्शन देखना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन पवनों की डायरेक्शन देखो तो ये कैसी है, और ऊपर वाले की डायरेक्शन देखो तो कैसी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये कैसी है? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों में ध्यान रखें। तो ये कौन सी है? पूर्वी। कैसी है? पूर्वी। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक में क्या है? पूर्वी। तो ये कौन सी पवने हैं? पूर्वी। और कैसी है? व्यापारिक पवने हैं। कौन सी पवने हैं? पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। ये पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। उत्तरी गोलार्ध में तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जब आपके मध्य अक्षांश से आती है और कहाँ की किधर की ओर आएगी? निम्न वायुदाब की ओर। ये बात तो आप क्लियर कर लो कि कभी भी पवने होती है, पवने पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, पवने होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है। उच्च वायुदाब से किधर आएगी? निम्न वायुदाब की ओर आएगी। और ये तापजन्य पेटी है और दाब न्यूनता है, तो दाब की न्यूनता के कारण यहाँ पे क्या हुआ? न्यून वायुदाब, और न्यून वायुदाब के कारण ये पवने हैं वो डोलड्रम की ओर आ रही है। जैसे ही डोलड्रम की ओर आई ये पवने, ये आकर के और गर्म हुई, और गर्म होके क्या हो गई? ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। ये पवने ऊपर चली गई। अब ऊपर जाने के बाद, ये पवने जब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये पवने ऊर्ध्वाधर रूप से क्या हुई? विक्षेपित हुई। और जब अधिकांश ऊंचाई की ओर गई तो ये ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद धीरे धीरे की क्या है? ये पवने नीचे की ओर उतरने लगी। ये पवने क्या हुई? नीचे की ओर उतरने लगी। और ये पवने आपके 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले भाग में क्या होती है? नीचे की ओर उतर जाती है। कौन से वाले भाग में? 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। यहाँ पे एक बल और काम करता है आपका, कोरियोलिस बल, जिसको हम पढ़ेंगे। कोरियोलिस बल होता क्या है? कोरियोलिस बल होता है कि जो पवने चलती है, जब भूविक्षेपी या भूविक्षेपी पवनों का प्रभाव है वो नहीं हो, यानी घर्षण बल का प्रभाव नहीं हो, तो घर्षण बल का प्रभाव नहीं होने के कारण उत्तरी गोलार्ध की जो पवने हैं वो अपनी अपनी जो दिशा से राइट, और दक्षिणी गोलार्ध की है वो पश्चिम की ओर क्या है? मुड़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जो पवने हैं वो अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं वो अपनी बाईं ओर घूम जाती है। उत्तरी गोलार्ध की कहाँ पे? अपने दाईं ओर घूम गई,
और दक्षिणी गोलार्ध की कहाँ घूम गई, अपने बाईं ओर घूम गई। तो इसको क्या बोल देंगे हम, कोरियोलिस बल का प्रभाव कहेंगे। इस कारण से पवनें इधर आई, तो ये जो दाब की पेटी है ये कैसी हो गई, उच्च दाब की पेटी। कैसी हो गई, उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब की पेटी। और इसको कौन सी उच्च वायुदाब की पेटी बोलते हैं, कुपोषण। कुपोषण, क्योंकि ये अक्षांशीय प्रदेश है, वो कौन सा है, कुपोषण। तो कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, दूसरी पेटी। तो इस पेटी के बारे में समझे कि ये जो पेटी है, यहाँ पे आपके ताप की न्यूनता नहीं है, ताप की न्यूनता से यहाँ पे दाब नहीं बढ़ा है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना कि ताप की न्यूनता से यहाँ पे दाब नहीं बढ़ा है, यहाँ दाब बढ़ा है जो विक्षेपित हुई थी हवाएं, उन हवाओं के नीचे उतरने से यहाँ पे क्या बढ़ा है, दाब बढ़ा है। अब इस पेटी की और बात कि 30 से 35 वाला जो भाग है ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र में प्राचीन काल में जब यूरोप से अमेरिका के साइड में जब जो आपके घोड़े ले जाए जाते थे नावों में, तो उन घोड़ों को अब इस क्षेत्र में जब आए तो यहाँ पे हवा नहीं चलेगी, क्योंकि उच्च वायुदाब के क्षेत्र में हवाएं नहीं चलती है। तो उस उच्च वायुदाब के क्षेत्र में जब शांत रूप होता है, उस समय जब अधिक वायुदाब हो गया तो जहाज को आगे बढ़ने में क्या है, कठिनाई होती थी। इस स्थिति में ये जहाज जो है वो घोड़ों को नीचे समुद्र में डाल दिया करते थे। क्या करते थे, घोड़ों को नीचे समुद्र में डाल दिया करते थे। इस कारण से इस अक्षांशीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। तो याद कर लेना 30 से 35 वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है, अश्व अक्षांश। क्यों है, क्योंकि इसमें उच्च वायुदाब की पेटी होने के कारण जो प्राचीन काल में एक परिपाटी थी कि भाई जो जहाज आए तो अगर वो आगे बढ़ने में असमर्थ है तो घोड़ों को कहाँ डालेंगे, वो आपके सागरीय क्षेत्रों में डाल देंगे जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये अक्षांश कौन सा है, अश्व अक्षांश कहलाता है। कौन सा अक्षांश, अश्व अक्षांश। तो हमने दो पेटियां, एक तो आपकी डोलड्रम, ठीक है, और दूसरी आपकी उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पड़ी। इसके बाद जैसे हवाएं आपकी इस उपोषण यानी ये अधिक वायुदाब है, हाई प्रेशर है, और ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। हवाएं हाई से लो में चलेगी। अब हाई से लो में इधर चल रही है, ऐसे ही हवाएं हाई से लो में उत्तर की ओर चलेगी। ये हवाएं प्राय गर्म है, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन देखना, दूसरी हवाओं की डायरेक्शन देखो आप। देखो दक्षिण से उत्तर में तो जा रही है उत्तर की ओर ऐसे, और दक्षिण में आ रही है इधर ऐसे। तो आपका ये डायरेक्शन देखो नॉर्थ वेस्ट है, ये डायरेक्शन कैसा है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है और कैसा है, साउथ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट, तो वेस्ट को देखो, इधर भी वेस्ट को देखो। तो वेस्ट का मतलब क्या हुआ, पश्चिमी यानी पछुआ यानी पश्चिमी पवने। उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगी, ये नॉर्थ वेस्ट होगी। उत्तरी गोलार्ध में तो होगी ये, डायरेक्शन देखो जहां से स्टार्ट हुई है वो कौन सी है, साउथ वेस्ट। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ में तो कौन सी है भाई, उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पे डायरेक्शन देखना साउथ वेस्ट। इधर से ऊपर जा रही है ना, तो कौन सी हुई, साउथ वेस्ट। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। दक्षिणी गोलार्ध में तो कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी। और उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवने, दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवने। अब ये पछुआ पवने आती है और इधर एक प्रेशर बेल्ट और बनता है, ठीक है। एक प्रेशर बेल्ट इधर से बनता है, ऊपर से भी। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट बना वो ये आपकी पछुआ पवने है, लिख देता हूं यहाँ पे,
ये आपकी व्यापारिक पवनें हैं। आगे हमें समझ में आ जाएगा तो हम क्या है, इन पवनों के माध्यम से परिवर्तन, जलवायु में क्या बदलाव है, सब समझ पाएंगे। अगर ये समझ, चक्रवात कैसे आते हैं वो भी समझ पाएंगे। अगर ये हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर आगे समस्या आती है, तो इसको विशेष तौर पे पूर्ण रूप से समझे। ये व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है। अब ये पछुआ पवनें आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 60 से 70 उत्तरी, 60 से 70 दक्षिणी आपकी जो प्रेशर बेल्ट बनती है, ये बनती है जिसका नाम है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। सॉरी, न्यून वायुदाब की पेटी। ये भी है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, ठीक है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, साहब यहाँ तो दाब बहुत ही कम है, लेकिन ताप भी तो यहाँ पे कम है। न्यून ताप और न्यून दाब, न्यून ताप और न्यून दाब, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर वाली पेटी है जो है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। और ये भी कैसी है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये 80 से 90 वाली ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। ये उच्च वायुदाब की पेटी हाई प्रेशर की है और ये भी हाई प्रेशर की है। तो यहां से भी हवाएं चलेगी, ये चल रही है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व चल रही है। दक्षिणी पूर्वी जो ध्रुवीय हवाएं हैं ये, और ये कौन सी है? ये उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी। ये उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं और ये दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय पवनें, ये दोनों पवनें चल रही है। इधर से ये तो ठंडी है, ये पवनें तो कैसी है? ठंडी। और ये पवनें कैसी है? गर्म। अब आप बोलते हो कि यहाँ पे न्यून वायुदाब कैसे हुआ? कि पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, पृथ्वी का घूर्णन होता है, तो घूर्णन के कारण जब ये दो पवनें आपस में टकराती है, तो टकरा करके ये पवनें क्या होती है? विक्षेपित होती है। यहाँ पे पवनें नहीं रहती है, न्यून ताप होने के कारण भी ये पवनें विक्षेपित हो जाती है और ये ऊर्ध्वाधर गति करती है। क्या करती है? ऊर्ध्वाधर गति करती है। और उपोष्ण वायुदाब के क्षेत्र और ध्रुवीय वायुदाब के क्षेत्र में पवनें उतर जाती है। तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है? न्यून वायुदाब होता है। इसका उदाहरण आइसलैंड है। आइसलैंड में आपको न्यून वायुदाब देखने को मिलेगा, न्यून ताप होने के बावजूद भी। तो उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी समझ में आ गई। क्यों? इसका रीजन तो है घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर वायुदाब है वो न्यून होता है। इसका रीजन है हवाओं का नीचे की उतरना, ताप नहीं है क्योंकि यहाँ ताप ज्यादा है फिर भी दाब ज्यादा है। इसका रीजन है वायु का नीचे की ओर उतरना। अब आपके एक प्रश्न और आता है, तो हमने एक पेटी जो पढ़ ली, कौन सी? उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, और चौथी पढ़ी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। यहां पे क्या होता है? न्यून वायुदाब जहां है इस प्रदेश में आपके जो दाब की न्यूनता है, और दो क्या मिल रही है? दो आपके, एक तो गर्म हवा और एक ठंडी हवा। तो गर्म हवा और ठंडी हवा जब मिलती है, जब क्या बढ़ता है? आप पढ़ेंगे आगे, वाताग्र बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वाताग्र बढ़ता है। और जब वाताग्र बढ़ता है तो कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चक्रवात में क्या होता है? जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर का होता है। तो यहाँ सेंटर क्या है?
लो प्रेशर का, और यहाँ पे कौन से होंगे, प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सेंटर क्या है, हाई प्रेशर का है, सेंटर क्या है, हाई प्रेशर का। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि तापजन्य पेटी या डोलड्रम जिसमें दाब क्या है, न्यून होता है, कारण है ताप अधिक है, पवने आ रही है, विक्षेपित हो रही है, उतर रही है, उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 वाली, इसे अक्षो अक्षांश भी बोलते हैं। फिर यहां से आपकी जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से पेटी से हवाएं चल रही है, पछुआ पवने उत्तर की ओर भी चल रही है, और उपध्रुवीय वायुदाब की पेटी से टकरा रही है, विक्षेपित हो रही है घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण, और यहां से भी ध्रुवीय हवाएं चल रही है, ये ठंडी है, विक्षेपित हो रही है घूर्णन के कारण, और वायुदाब पेटियों का निर्माण हो गया। तो कितनी वायुदाब पेटियां बन गई, 7, जैसे पहले तापजन्य, डोलड्रम, फिर उपोषण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय, ये 3 और 3 नीचे और 1 बीच में, तो कितनी होगी, 7। अब क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है या जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ये ताप पेटियां है वो क्रमशः उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसक जाती है। जुलाई के महीने में बात करें तो आपकी ये ताप पेटी है वो अपने भारत तक ये लगभग 20 से 30 डिग्री तक है ऊपर की ओर खिसक जाती है। वैसे खिसकती 5 डिग्री है, लेकिन हम हमारी ये जो दाब न्यून दाब है वो लगभग 20 से 30 डिग्री तक खिसक जाता है, जिसके कारण हमारा जो क्षेत्र है वो न्यून वायुदाब का होता है, और न्यून वायुदाब का क्षेत्र होने से हमारे मानसून की वर्षा होती है। ऐसे ही आपके जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 10 डिग्री से 20 डिग्री तक ये दक्षिणी गोलार्ध में ये पेटियां खिसक जाती है। तो ये रूपरेखा आपकी क्या है, वायुदाब की पेटियां है। तो हमने जाना कि पवने हैं, स्थायी पवने हैं वो वायुदाब की पेटियों का निर्माण करती है। वायुदाब की पेटियां है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय पेटी और ध्रुवीय वायुदाब की पेटी। समझ में आ गया होगा। ये जो बनता है ना ये वाला, इसको हम वायु परिसंचरण बोलते हैं। क्या, जब हवा आ रही है, हवा उठ रही है फिर आ रही है, तो हवा का ये जो फ्लो है, हवा का जो फ्लो है ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज रूप से, इसको हम बोलते हैं वायु परिसंचरण। क्या बोलते हैं, वायु परिसंचरण। तो यहाँ पे इस वायु परिसंचरण को बताने वाले कौन थे, हेडली। क्या नाम था विद्वान का, हेडली। इसलिए इस वायु परिसंचरण को क्या बोलते हैं, हेडली वायु परिसंचरण। दूसरा है उसको बोलते हैं हम, दूसरे को बोलते हैं फेरल। क्या बोलते हैं, फेरल। और तीसरे को बोलते हैं क्या, ध्रुवीय। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय। तो ये भी याद कर लेना, हेडली, फेरल और ध्रुवीय। तो विद्यार्थियों हमने वायु दाब के क्षैतिज वितरण को पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से जो पवने हैं, पवनों को प्रभावित करने वाले कारक है उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।